उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तरकाशी मस्जिद विवाद के बारे में, जहां पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट सुरक्षा को लेकर कोई आदेश दे सकता है। हालांकि पिछली तारीख को सरकार ने कोर्ट में महापंचायत की अनुमति नहीं देने की बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दे दी गई थी। इससे पहले हिंदूवादी संगठन ने मस्जिद गिराने को लेकर धमकी दी थी, जिसको लेकर मस्जिद को वैध बताते हुए मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट पहुंचे। अल्पसंख्यक सेवा समिति का कहना है कि मस्जिद के सभी दस्तावेज वैध हैं। वीरेंद्र विष्ट और जानकारी देंगे इस खबर पर। लाइव हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र। आज कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही है ये बेहद महत्वपूर्ण है। आज कोर्ट में क्या होने जा रहा है, ये पूरा विवाद जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी आप दे सकते हैं कि आज कोर्ट में क्या हलचल बनेगी। देखिए कंचन, जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने सितंबर से ही लगातार इस बात को कहा था कि जो मस्जिद है उत्तरकाशी में वो अवैध तौर पर बनी है, लेकिन इसी मामले को लेके जो मुस्लिम पक्षकार था वो उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण में था और हाईकोर्ट में ये कहा था कि जो दस्तावेज हैं वो रजिस्ट्री उनकी हुई है और जो मस्जिद है वो वैध है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया था और 1 दिसंबर को ये महापंचायत उत्तरकाशी में की भी गई थी और तमाम जो हिंदूवादी नेता थे उसमें शामिल भी हुए थे। इससे पहले जब हाईकोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आया था तो कोर्ट में स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि अभी कोई भी अनुमति जो महापंचायत की है वो नहीं दी गई है और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कोर्ट में कही गई थी और ये कहा गया था कि जो उत्तरकाशी डीएम है या फिर जो एसएसपी उत्तरकाशी है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और किसी भी तरीके का वहां पर विवाद नहीं होने देंगे। हालांकि इन बातों को लेकर तमाम चीजें उपापोह की स्थिति बनती रही, बावजूद इसके उत्तरकाशी में महापंचायत की गई और आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सारी बातें आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उठेंगी। आखिरकार अगर जब कोर्ट में सरकार इस बात को कह चुकी थी कि वहां पर जो महापंचायत है उसकी अनुमति नहीं दी गई थी, तो कैसे वहां पर महापंचायत की गई। और इसके अलावा तमाम जो सुरक्षा के सवाल है, खास तौर पर जो मुस्लिम पक्षकारों ने अपने बात उठाई है कि जो उनको सुरक्षा दी जाए और जो मस्जिद है वो वैध है। जिस तरह से लगातार धमकियां मिल रही है कि जो मस्जिद है उसको गिरा दिया जाएगा, तो उसको कहीं न कहीं सुरक्षित करने की मांग आज मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कोर्ट में उठाई जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस कोर्ट से कोई निर्णय आ सकता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो। हालांकि कल जब हमारी जो मुस्लिम पक्षकार के वकीलों से बातचीत हुई थी उनका स्पष्ट तौर पर कहना था, हालांकि जो मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि जिस तरह से कोर्ट में पहले ही स्टेटमेंट दिया गया था और उसके बाद उस स्टेटमेंट को भी दरकिनार करके जो अनुमति थी वो दी गई थी और यही बातें वो आज कोर्ट में उठाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज दिन में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो सबकी निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं और किस तरह का निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट देता है, क्या मस्जिद मामले में जो मस्जिद पक्षकार हैं उनको सुरक्षा प्रदान होती है, ये दिन तक आज स्पष्ट हो जाएगा। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र विष्ट जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सभी 11 नगर निगमों, 45 नगर पालिकाओं और 46 नगर पंचायतों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी ने देहरादून नगर निगम के लिए कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गिरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार में राकेश गिरी, श्रीनगर में श्रमेश गाड़िया, पिथौरागढ़ में गोविंद पिलखवाल, अल्मोड़ा में प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर में दीपक मेहरा, हल्द्वानी में मनोज पाल और काशीपुर नगर निगम के लिए तरुण बंसल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि एक तरफ मोदी योगी धामी का तोड़ कांग्रेस को खोजना है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ की तैयारी कर चुकी है। खबर है कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता बीजेपी के टारगेट पर हैं और 2017, 2022 की तरह 2027 से पहले इस झटके से बीजेपी कांग्रेस की कमर तोड़ना चाहती है।
देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केदारनाथ चुनाव की जीत से बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो देवभूमि में हिंदुत्व का नारा भी असर दिखा रहा है। ऐसे में 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा बीजेपी अभी से कर रही है। बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा है, तो देवभूमि में सरकार चला रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी के काम पर भी। इसी माहौल के बीच बीजेपी कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी करना चाहती है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को टारगेट पर लिया है। इसके साथ कुछ विधायकों पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी ने 2016 में 10 विधायक तोड़कर 2017 में सरकार बनाई। फिर 2022 में भी बीजेपी ने कुछ नेता तोड़े, तो लोकसभा चुनाव से पहले कई कांग्रेस नेता तोड़े। ऐसे में 2027 से पहले यही काम करके कांग्रेस का खेल खराब करना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि कांग्रेस में बड़ी टूट तय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास से कई कांग्रेस नेता जुड़ना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो भी कार्यकर्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो कांग्रेस में अनुशासन में रह नहीं सकता है। और जो संकेत आ रहे हैं, न जाने अभी 2-3 महीनों के अंदर फिर अनुशासन में रहने की इच्छा से भाजपा आने में आ सकते हैं। मैं उस संकेत को मना नहीं कर सकता हूं। और हमारा भी प्रयास रहता है कि जब हमने ये कहा है कि देश को मोदी जी की आवश्यकता है, देश को विकास की आवश्यकता है, तो कांग्रेस के अंदर ऐसे अनेकों जनप्रतिनिधि हैं जो विकास का खड़ा होना चाहते हैं। उसकी शुरुआत के दरवाजे हरीश रावत जी ने कल खोल दिए। ये कांग्रेस बची भी कहाँ है? कांग्रेस की टूट सुनिश्चित है और अनेकों लोग संपर्क में हैं और मैं कह सकता हूं कि वो बहुत जल्द उसके परिणाम दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़ा। हालांकि बद्रीनाथ सीट हाथ नहीं लगी, लेकिन 2027 से पहले बीजेपी को यकीन है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस नेताओं के काम पर यकीन है, लेकिन 2027 दूर है। वहीं रणजीत रावत ने कहा कि जो नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं वो जल्दी चले जाएं, ताकि कांग्रेस का भला हो। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और ना ही उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास है। वो इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि हम ना तो सरकार चला सकते हैं ना सरकार को संचालित कर सकते हैं। ये विपक्ष में तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन सत्ता में बैठ करके सत्ता किस तरीके से चलाई जाती है अनुभव नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के लोगों को जो है तोड़ करके सरकार में मंत्री पद देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं। जो बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि हम बड़ी सेंधमारी करने जा रहे हैं कांग्रेस में, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो लोग कांग्रेस में रह करके जो है बीजेपी का काम कर रहे हैं वो सारे वहीं चले जाए तो हमें ज्यादा सुविधा होगी कांग्रेस। देवभूमि में हिंदुत्व की बात बीजेपी का सबसे मजबूत पक्ष है, तो सामने 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नाम के आगे हर बार हार रही कांग्रेस है, जिसे कमजोर बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और 2027 से पहले फिर बड़ी टूट करके बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी का प्लान तैयार कर रही है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देहरादून पुलिस लाइन में बुधवार कांग्रेस नेता पत्रकारों से भिड़ गए। माहौल इतना गर्म था कि हाथापाई की नौबत आ गई। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये कांग्रेस के नेता हैं करण महारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से भिड़ंत जिनके साथ हो रही है पत्रकारों के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की मौजूदगी में युवा कांग्रेस के कई नेता पत्रकारों से भिड़ते हुए नजर आए। बड़ी मुश्किल से पुलिस के दखल के बाद दोनों गुटों को रोका जा सका। दरअसल ये झगड़ा तब हुआ जब युवा कांग्रेस के सचिवालय कूच से कांग्रेस के ये नेता पुलिस नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में लेकर आई। उसी वक्त पुलिस लाइन के ग्राउंड में प्रेस क्लब के क्रिकेट मैच का फाइनल मैच पूरा हुआ और तैयारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की थी। तभी खबर आई कि कांग्रेस के रवैये को लेकर किसी ने कोई कमेंट किया है, जिसके बाद वहां पर विवाद खड़ा हो गया। इस बीच बीजेपी ने लगे हाथों इस मुद्दे को लपक लिया और इसे लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पर हमला करार दिया। कांग्रेस में बौखलाहट है
और इस बौखलाहट के कारण वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं और इस बौखलाहट में उनको हर व्यक्ति अपना विरोधी नजर आ रहा है और इसी के कारण उन्होंने आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर भी हमला करने की कोशिश की है। नशा नहीं, नौकरी दो की मांग के साथ ही युवा कांग्रेस के सचिवालय पर कूच कर रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप के साथ कांग्रेस के सीनियर नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि कूच से पहले देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में कुर्सियां खाली दिखी हैं, जबकि मंच पर कांग्रेस बड़े नेता एक के बाद एक भाषण देते रहे। उपस्थित सभी लीडर्स, हमारे बड़े भाई, हमारे गाड़ी। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उपनिषदीय दर्शन बोध किताब का विमोचन किया है और इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि ऐसी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। किताबें हमारे दिमाग को खुराक देती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हमारा राज्य चिंतन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और कई विद्वानों ने यहाँ की यात्राएं की हैं। देवभूमि होने के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे राज्य की पूरी यात्रा करी है। यहाँ पर अनेक स्थान हैं, अल्मोड़ा से लेकर अनेक उनके जो ग्रंथ, वो पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें उसका विस्तार से उल्लेख है। हमारे सभी ऋषि मुनियों ने इस पुण्य धरा को अपनी शरण स्थली बनाया है। मेरा मानना है कि अपनी परंपरा और संस्कृति के संरक्षण से ही कोई समाज अपना मजबूत भविष्य कर सकता है। ऐसे में इस प्रकार की पुस्तकें आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनको हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में देहरादून राजधानी क्षेत्र को चारों ओर से रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए सहारनपुर से विकासनगर, देहरादून से ऋषिकेश तक रेल लाइन मंजूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा मिलेगा। जनपद देहरादून के संपूर्ण क्षेत्र में रेलवे सुविधा न होने से जनता को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूं। देहरादून जनपद में देहरादून तथा ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन है तथा यहाँ से अनेकों रेलगाड़ियों का आना जाना बना रहता है, परंतु देहरादून से ऋषिकेश तथा देहरादून का बड़ा क्षेत्र पछवादून, जिसमें विकासनगर डाकपत्र आज भी रेल सेवा से वंचित है। अतः महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से विकासनगर होते हुए देहरादून तथा ऋषिकेश के बीच नई रेल लाइन बिछाई जाए, जिससे देहरादून के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को रेल सेवा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। देहरादून से खबर, जहां पर ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति के मामले में सचिव पंचायती राज चंद्रेश यादव ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 9 दिसंबर तक कमेटी पंचायती राज एक्ट के तहत सभी पहलुओं की जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। ब्लॉक और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक का चार्ज मिला है। अब ऐसी ही मांग ब्लॉक प्रमुख ग्राम पंचायतों की भी रही है। सरकारी सिस्टम में काम कैसा होता है, देखिए, इससे सबसे बड़ा उदाहरण बनकर जो सामने आया है, जोशीमठ भू धसाव का आया है। हालात ये है कि केंद्र सरकार से करीब 1600 करोड़ का पैकेज मंजूर हो चुका है, लेकिन साल भर के बाद भी 1 रुपया खर्च नहीं हो पाया है। और अब कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा ही लैप्स हो जाए। देखिए रिपोर्ट। जनवरी 2023 में चमोली के जोशीमठ में जो भू धसाव शुरू हुआ, उसने जोशीमठ का भूगोल बदल दिया था। इस भू धसाव से जोशीमठ में करीब 800 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था। जोशीमठ आपदा को देखते हुए राहत कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र ने अक्टूबर 2023 में 1658 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया।
लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि राहत पैकेज जारी होने के 1 साल बाद भी इसमें से 1 भी रुपया राज्य को नहीं मिल पाया और इसके पीछे कारण रहा है सिर्फ और सिर्फ अफसरों की लापरवाही। राज्य के विभाग इस 1 साल में कामों की डीपीआर तक नहीं बना पाए। बिना डीपीआर जमा किए केंद्र से पैसा रिलीज होता भी तो कैसे? कुछ टाइम लगेगा क्योंकि डीपीआर बहुत तेजी से बनाई गई है, नहीं बन पाई थी, कई कारण उसके थे। जैसे आपने बताया कि कुछ इन्वेस्टिगेशन थे जो बरसात में नहीं हो सकते थे, उसके पहले कुछ वो कहीं से चूक रह गई थी, नहीं बन पाया था किसी कारण से। अब सब कुछ दूर हो गया है, अब डीपीआर हमारी बनके तैयार हो गई है। डीपीआर में चेकिंग में टाइम लगा है। जोशीमठ में 4 विभाग, लोक निर्माण, जल संस्थान, जल निगम और सिंचाई विभाग को काम करना है। चारों विभाग समय पर डीपीआर नहीं बना पाए। करीब साल भर बाद ये डीपीआर अब जाकर शासन में जमा हुई है, जिनमें अभी कई टेक्निकल पेच हैं। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कहीं जाकर डीपीआर केंद्र को भेजी जाएगी। यानी कि बहुत जल्द जो अभी अन्य जो विभाग हैं जिनका टीएसी होना है वो बहुत जल्द उसको भी करेंगे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ लगभग अगले 8-10 दिन में इसको हम लोग सेंटर में भेजेंगे जहां इसका परीक्षण होगा और उसके बाद ये स्वीकृति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने जितनी सक्रियता के साथ जोशीमठ के लिए करोड़ों का आर्थिक पैकेज मंजूर कराया, अफसरों की सुस्ती ने उतनी ही धीमी रफ्तार से काम को आगे बढ़ाया। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 2 साल बाद भी जोशीमठ में पुनर्निर्माण के काम शुरू नहीं हो पाए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर आईआईटी के एक छात्र का शव हॉस्टल के कमरे से लटका मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि छात्र राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार छात्र नागौर राजस्थान का रहने वाला था। छात्र बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस का 2nd ईयर का छात्र था। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। आत्महत्या के कारणों की पुलिस फिलहाल जानकारी जुटा रही है। उधर उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की तारीख फाइनल हो चुकी है। देखिए, ऐसे में खिलाड़ी और खेल प्रेमी दोनों ही जोश से भरे हुए हैं। मैदान में जोर आजमाइश करने लगे हैं। माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का जलवा दिखना तय है। हल्द्वानी फुटबॉल प्रीमियर लीग में एक दूसरे से बॉल छीनने की जोर आजमाइश करते ये खिलाड़ी असल में नेशनल गेम्स पर निशाना साधना चाहते हैं। 28 जनवरी से शुरू हो रहे नेशनल गेम्स इनके लिए एक बड़ा मौका साबित होने वाला है, क्योंकि उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी अपने हैं और ग्राउंड भी अपना है। इसलिए खेल से जुड़े लोगों ने अभी से खिलाड़ियों में जोश भरना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अभी नेशनल गेम्स होने वाले हमारे फरवरी में, तो उसका एक थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं हम लोग। खेल के प्रति लोग थोड़ा जुड़ाव रहे और थोड़ा बच्चे नशे की तरफ भी थोड़ा दूर रहे, इसलिए खेल का एक माहौल हम लोग इस तरह से तैयार कर रहे हैं। गेम्स के लिए भी जो उत्तराखंड की टीम बनेगी और इस बार जो उत्तराखंड होस्ट कर रहा है नेशनल गेम को 38 नेशनल गेम को, तो उसके लिए ट्रायल भी होंगे फुटबॉल गेम के लिए। तो ये सब को देखते हुए हमने एक प्रीमियर लीग कराई है हल्द्वानी के, जिससे हमको अच्छे लड़के मिल सके। राज्य के खिलाड़ियों का जोश देखकर उत्तराखंड ओलंपिक संघ भी नेशनल गेम्स बेहतर हो इसकी पूरी कोशिश में लगा हुआ है और उनका दावा है कि ये गेम्स ऐतिहासिक होंगे। ऐतिहासिक होने जा रही है और बहुत अच्छे खेल उत्तराखंड में होने जा रहे हैं और बहुत सुंदर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशली इसमें जो है बहुत बढ़ चढ़ के जो है भाग लेने का काम कर रहे हैं। उनके निर्देश है कि आप ये खेल को बहुत अच्छा करवाओ, तो हम लोग लगे हैं कि इसको बहुत अच्छा करवाएं। जाहिर है नेशनल गेम्स के लिए एक तरफ मैदान तैयार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ खिलाड़ी। ऐसे में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के पास भी 36 खेलों में अपना दमखम दिखाने का एक सुनहरा मौका है, जिसे खिलाड़ी गंवाना नहीं चाहते। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की बात करते हैं, जिसके बाद अब फाइनली 8 दिसंबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ में पूजा अर्चना करके यात्रा का शुभारंभ करेंगे। देखिए इस पर रिपोर्ट। लंबे वक्त से जिसकी डिमांड हो रही थी, फाइनली वो होने जा रहा है।
सर्दियों वाली चार धाम यात्रा शुरू होने की तारीख का ऐलान हो गया है। 8 दिसंबर से शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू होगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद डोलियां शीतकालीन पड़ाव पर बने मंदिरों में विराजमान हो जाती हैं, जहां शीतकाल के 6 महीने भी लगातार पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में देश दुनिया के बेहद कम श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी है। इसके लिए सरकार अब खुद शीतकालीन यात्रा की पहल करने जा रही है। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, जहां 8 दिसंबर को बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में पूजा अर्चना के बीच मुख्यमंत्री शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष शीतकालीन यात्रा को शुरू करने और अच्छे से प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ही सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए थे। उसी क्रम में रुद्रप्रयाग में माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास होगा रात्रि प्रवास है 7 तारीख को, और 8 तारीख को उनका ऊखी मठ में जो कि शीतकालीन प्रवास स्थल है बाबा केदारनाथ का, वहां पर दर्शन पूजन का उनका प्रोग्राम है, और साथ ही साथ वहां पर जो आवश्यक तैयारियां की जानी उसके संबंध में भी बैठक की जानी है। मुख्यमंत्री धामी इसके बाद आने वाले दिनों में अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चारों धामों के शीतकालीन पड़ावों का भी दर्शन करने जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा पड़ावों तक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मकसद है शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कर उसे प्रमोट करना, ताकि साल भर चार धाम यात्रा चले। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधर पहाड़ों में बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। देखिए, सूखी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में झरने तक जम चुके हैं। ये तस्वीरें चमोली के ऋषि गंगा की है, जहां के आसपास पानी जम चुका है। बद्रीनाथ धाम के निकट बहने वाली ऋषि गंगा पूरी तरीके से जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में लगातार तापमान गिरता चला जा रहा है। पीने का पानी जम चुका है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं, लेकिन यहाँ मंदिर सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी और मंदिर समिति के कर्मचारी बढ़ती ठंड से परेशान हैं। और आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10। बनमसा में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लोगों की समस्या बढ़ी हुई है। अवैध रूप से कब्जा किए गए लोगों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है, क्योंकि 250 से ज्यादा दुकानें और मकानों को 6 हफ्तों में हटाने की तैयारी कर ली गई है। पिथौरागढ़ और गंगोली हाट को जोड़ने वाली चंडिका घाट पुल को बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर पुल बनाने की मांग की है। अल्मोड़ा नगर निगम ने 35 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया है, जिन पर 17.5 लाख का किराया बाकी है और सालों से जमा नहीं किया गया है। हल्द्वानी के गोलापार इलाके में बना ट्रंचिंग ग्राउंड के कूड़े में आग लगने से लोग परेशान हैं। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। रुद्रप्रयाग के जखौली में रोड के डामरीकरण की मांग ग्रामीण काफी समय से कर रहे थे, जिसके बाद मांग माने जाने से ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। अल्मोड़ा में कुमाऊं मंडल के एससी अंडर 21 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है, जिसमें 3 दिन तक 6 टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर वॉक रेस में कांस्य पदक जीतकर लौटे अनूप ठाकुर का चमोली के डीएम ने स्वागत किया और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नैनीताल में अवैध तौर पर रेडी पटरी को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ होटल और फड़ कारोबारियों की बैठक की है।